बेसिकली एक चीज़ कंपेयर की है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ में जो सुपरवाइजर्स की जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम सेटिस्फाई नहीं होते वो ये है कि वो आपको मतलब जैसे हम लिंक्स की बात कर रहे हैं तो लिंक्स बनाने के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये नहीं है कि अगर आपका कोई जान पहचान वाला है तो आपने उसको सैंपल्स भेजे वो आपको काम करवा देगा। देखिए ये एक हाथ देना और दूसरे हाथ लेना होता है। जितने भी इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स होते हैं अगर आप उनसे एनालिसिस करवाते हैं कुछ भी तो वो पहली दफ़ा आपको फ्री में कर देगा, दोस्ती में कर देगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो आपसे कोई चीज़ मतलब वो भी डिमांड करेगा। ठीक है, अगर आप उसको एनालिसिस के लिए सैंपल्स भेज रहे हैं तो वो इन दी डिमांड कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप अगर उसको उसके साथ अगर आप किसी राइटअप में आ सकते हैं, आप उसके साथ राइटिंग में आए पेपर्स में। दूसरा आप अगर आप अपने जो स्टूडेंट्स की जितनी भी रिसर्च की टेम्पलेट्स बना रहे हैं उसमें आप वो एक्नॉलेज करें, पेपर्स में उनको नाम दें, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कुछ प्रोफेसर जो लिंक्स नहीं बना पाते वो उसकी रीज़न यही है कि वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। अगर आपको वो कहते हैं ना अगर आप एक हाथ दोगे तो दूसरे हाथ से मिलेगा ना, वरना ये तो नहीं एक हाथ आपको देता रहे और आप जो है लेते रहे। तो जो प्रॉब्लम्स है अब पाकिस्तान इतना डेवलप नहीं है, हमें प्रॉब्लम्स है इंस्ट्रूमेंट्स की विद इन वन रूफ अंडर वन रूफ आपको सब चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जो कई सुपरवाइजर्स ऐसे हैं पाकिस्तान में, कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के मतलब जैसे अब सरगोदा यूनिवर्सिटी है, वहाँ का जो प्रोफेसर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे काम कर रहा है उसके लिंक्स फॉरेन कंट्रीज में होंगे, लेकिन विद इन कंट्री में आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर के साथ आपके लिंक्स नहीं। आप अपने सैंपल्स को इतनी दूर दुनिया से भेज रहे हो तो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनके साथ अच्छी कोलैबोरेशन करें, उनके साथ अपने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाएं कि आपको जो है ना एक ही कंट्री में आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कुछ टीचर्स की वो कहते हैं ना हम वर्ड यूज़ करते हैं टसल, ये इनके अंदर जो जेलसी फैक्टर आ जाता है। अगर एक प्रोफेसर बहुत अच्छा काम कर रहा है दूसरा अच्छा काम नहीं कर रहा तो उनमें थोड़ी सी इगो और प्राउड आ जाता है कि हम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनसे कोलैबोरेट करेंगे तो इनका तो काम ही नहीं है, हमें अपने पेपर में उनका नाम डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो सी है ना ये हमें आगे प्रोग्रेस नहीं करने देती। हम फॉरेन कंट्रीज़ में आके देखते हैं ये जो मतलब जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ यहाँ पे मेरी फील्ड से रिलेटेड जितने प्रोफेसर होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अगर विद इन जो आपका जो कंट्री है उसमें आपका जो लोगों के साथ यूनिवर्सिटी या मेरी यूनिवर्सिटी में अगर एनएमआर नहीं है तो पाकिस्तान में कराची में है, एचईजे में है, और मैंने सुना है कायदे आजम में है, और शायद आई एम नॉट श्योर लम्स में भी मैंने सुना है कि वहाँ पे भी है। तो जो प्रोफेसर्स हैं जो रिसर्च का इतना वो रखते हैं कि उन्हें रिसर्च करवानी है, स्टूडेंट्स को करवानी है, उनको पेपर्स पे काम करना है, आप रिसर्च की फील्ड में नाम बनाना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको विद इन कंट्री के जो प्रोफेसर जो आपकी तरह का काम करें उनसे खुद कॉन्टेक्ट्स बनाने चाहिए। मेरा जो सजेशन यही है कि हमें जो रिसर्च की फील्ड में प्रॉब्लम्स होती है ना इसको एक ही टेबल पे बैठ के सेटल करने की ज़रूरत है, और वो टेबल पे जो सारे प्रोफेसर इकट्ठे हों जिसके पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो एक दूसरे को, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रूमेंट नहीं है आप राइटिंग का काम कर सकते हैं, आपके पास स्टूडेंट्स हैं आप उनको राइटिंग का काम दें, जिनके पास इंस्ट्रूमेंट है वो आपको एनालिसिस करवा के दे। तो ये मिलजुल के अगर काम हो तो मेरा ख्याल है कि हम रिसर्च में बहुत आगे आ सकते हैं। अगर मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि टीम वर्क में आप इनोवेटिव काम कर सकते हैं, आप चेंज लेके आ सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। और सबसे अच्छी कोलैबोरेशन ये है कि आप अपने कंट्री के लोगों से कोलैबोरेट करें, उन लोगों को एक साथ इकट्ठा करें तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। सोल्यूशन की तरफ अगर आते हैं हम, डिफरेंट जो हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग रिसर्च वर्क में, और रिसर्च वर्क की प्रोग्रेस के लिए जो है वो जरूरी जो चीज़ें हैं उनमें मेन ये है कि मैं समझता हूँ कि एक जो है ना वो हमें थोड़ा सा मॉरली जो है ना वो भी हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। अब सेम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हमारे एक ही डिपार्टमेंट है उसमें हम काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि बाज़ दफ़ा कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन फैक्टर की वजह से हम दूसरे लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाते। डिफरेंट किस्म की क्या है प्रॉब्लम होती हैं जिनकी वजह से आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो एक तो यह है कि हमें मॉरली भी जो है वो थोड़ा बहुत डेवलप होना पड़ेगा ताकि हमें फॉरेनर से जो है ना वो कह लें कि हेल्प की जरूरत ही ना पड़े, हम आपस में ही मिल बैठ के जिसके पास जो जो फैसिलिटीज है उसको शेयर किया जाए
और उससे जो है हम बहुत अच्छी और फ्रूटफुल रिसर्च जो है वो दे सकते हैं। और दूसरे नंबर पे टीम वर्क बहुत जरूरी है। जो जो स्टूडेंट जिसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, कोई अगर राइटिंग में अच्छा है तो आप उसको राइटिंग में काम करवाएं, कोई करेक्टराइजेशन टेक्निक में अच्छा है, किसी की इंस्ट्रूमेंटल हैंडलिंग अच्छी है और वो इससे रिलेटेड काम कर सकता है, तो आप अपने जो ग्रुप है, आपका रिसर्च ग्रुप है, उसके अंदर भी कोलैबोरेशन लाएं। और इसमें यह है कि हमारे सुपरवाइजर का बहुत ज्यादा रोल हो सकता है। सुपरवाइजर सपोर्टिव रोल इसमें प्ले कर सकते हैं ताकि हमारा वो एक अच्छी टीम डेवलप हो। तीसरे नंबर पे मैं ऐड करना चाहूंगा एक चीज कि यूनिवर्सिटीज को कोई एक सिस्टम बनाना पड़ेगा इससे रिलेटेड, अपनी रिसर्च को मोर इसकी प्रोग्रेस कंट्री में देने के लिए यूनिवर्सिटीज को जो है ना इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में कम से कम जो है वो सेंट्रलाइज लैब हो। आप हर डिपार्टमेंट को फैसिलिटेट नहीं कर सकती यूनिवर्सिटी, बजट के इश्यूज होते हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये है कि आप कम से कम एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसी लैब डेवलप कर दें जिसके अंदर सारे नहीं लेकिन कम से कम कुछ तो करेक्टराइजेशन टेक्निक हो। और चौथे नंबर पे जो हमारा सिस्टम, परचेजिंग का सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट को प्रोक्योर करने का सिस्टम है, केमिकल्स को प्रोक्योर करने, आपने देखा है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को केमिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। अपनी जेब से लोगों को जो है वो पॉकेट मनी से चीजें खरीद करके यूज करनी पड़ती हैं। डिपार्टमेंट के पास फंड नहीं है। लैब में तो आपको रूटीन वर्क के प्रैक्टिकल के जो रूटीन वर्क का प्रैक्टिकल चल रहा होता है लोअर क्लासेस का, बैचलर लेवल की क्लासेस का, उनके केमिकल्स अवेलेबल नहीं होते। तो इन चीजों के ऊपर यूनिवर्सिटीज को और एचईसी को जो है वो मेन कह लें कि फोकस करना पड़ेगा। और अगर मैं समराइज करूं इन सारी चीजों को, तो टीम वर्क है, कोलैबोरेशन है हमारी फॉरनर से, इवन के विद इन कंट्री, विद इन यूनिवर्सिटी, विद इन डिपार्टमेंट भी हमें कोलैबोरेशन बनानी पड़ेगी। हमें मॉरल वैल्यूज को डेवलप करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को हेल्पिंग सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी और तब जो है हम जाके अपने रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो है अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ना यूनिवर्सिटीज और एचईसी को मैं समझता हूँ कि मेरी साइड से एक सजेशन है, तो आपका सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि कम से कम यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसी सेंट्रलाइज लैब होनी चाहिए जिसमें जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो लाजमी तौर पे अवेलेबल होने चाहिए। आप हर डिपार्टमेंट को परचेज करके नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम एक आप ऐसी सेंट्रलाइज लैब बना दें और उसको जो है वो आप कमर्शलाइज भी कर सकते हैं, कमर्शलाइज लेवल पे चला सकते हैं। आपके पास ऑफिस हैं, ऑफिस ऑफ कमर्शलाइजेशन है, इनोवेशन है और एक है, आप इनके थ्रू जो है उसको कमर्शलाइजेशन भी की फेज के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। फैकल्टी को हायर कर सकते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट को रन करने के लिए आप जो आपके एक्सपर्ट हैं आप उनको हायर कर सकते हैं और उनको हायर करके तो आप जो है इसको कमर्शलाइज कर सकते हैं। आप डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज को भी ये सहूलत जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जी थैंक यू। इसमें सबसे पहले तो एक के कोर्स वर्क जो है वो आपका रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, रिसर्च सेंटर्ड। लाइक एक बंदा फ्यूचर में वो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करना चाह रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पाकिस्तान में उसने नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक भी कोर्स नहीं पढ़ा होता, उसने XRD के बारे में एक भी कोर्स नहीं पढ़ा होता, ठीक है, लेकिन वो काम कर रहा होता है नैनो टेक्नोलॉजी पे। और फिर जब वो काम के दरमियान में जाता है तो वो फिर वहाँ जाके जो है वो उसकी बस हो जाती है, उसे मतलब बड़ी परेशानी होती है कि ये 1 डायमेंशनल मटेरियल क्या चीज़ आ गई है, 0 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल क्या है। ये मतलब एक बहुत ज़्यादा नैरेटिव डेवलप किया जाता है कि आपको जो है वो रिसर्च है, बस आखिरी 1 साल में आपको पता लग जाएगा, तो आपको उससे पहले उसकी कोई भी जो इनिशियल जो है प्रिपरेशन की, आपको उससे रिलेटेड चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिसर्च हमेशा थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस करती है, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज आपको डाइवर्सिटी देता है आपके जहन को, आपको क्रिटिकल थिंकिंग देता है, आपको क्रिएटिविटी देता है, मतलब आपके सोचने का अंदाज बदल जाता है दूसरे लफ्जों में। तो कोर्स वर्क यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि आप यहाँ लोग कर रहे होते हैं रिसर्च पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, तो उन्होंने जो है वो कोर्स वर्क पढ़ा होता है इनऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री से रेलेवेंट, अपना उनको सिंथेसिस से रेलेवेंट उन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता। सिमिलर इज द केस जैसे नैनो टेक्नोलॉजी एक न्यू जो है यहाँ इमर्जिंग फील्ड है, तो यहाँ पाकिस्तान में नैनो टेक्नोलॉजी पे PhD में कोर्स एक भी नहीं होता आपके पास, लेकिन जो स्टूडेंट है वो एंड पे नैनो मटेरियल्स पे काम कर रहे होते हैं, कैटालिसिस पे काम कर रहे होते हैं। उन्होंने कोर्स वर्क क्या पढ़ा होता है? कोर्स वर्क पढ़ा होता है वही बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब दूसरे लफ्जों में उन्होंने वो क्रेडिट आवर्स की जो 18 क्रेडिट आवर्स की जो HEC की रिक्वायरमेंट है वो उसे मतलब फुलफिल किया होता है, ठीक है, मतलब रेलिवेंट कोर्स वर्क वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और फिर उसमें आ गए प्रोजेक्ट सेंटर्ड कोर्सेज आपके पास यहाँ होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के पास, जो आपको मतलब जब आपने रिसर्च में रियल लाइफ सिचुएशन से या उससे रेलिवेंट जो सिचुएशंस हैं उनको इनकाउंटर करना है, तो आपको पता हो प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट सेंटर्ड कोर्सेज हो आपके पास यहाँ, प्लस उसमें फिर आपके पास साइमुलेशन बेस्ड स्टडीज़ हो। मैं रिसेंटली ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से एक ऑनलाइन कोर्स किया है, वो इंस्ट्रूमेंटेशन पे ही था, NMR IR पे था, वो इन दोनों पे कोर्स था। तो उसमें उन्होंने क्या किया हुआ था, ऑनलाइन साइमुलेशन लैब दी हुई थी हमें, मतलब साइमुलेशन लैब के लिंक थे, मतलब हम वहाँ वर्चुअल कंपाउंड लेके उसका वो पूरा जैसे ही NMR में पूरा वो सिस्टम चलता है वही हम सिस्टम वहाँ वो साइमुलेशन बेस्ड वो सॉफ्टवेयर था, उसमें हम उसी तरह वो करते थे, उसके स्पेक्ट्रा देखते थे, फिर एस्टिमेटेड अपना बताते थे। वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम बन जाता है, मतलब उस तरह आपकी लर्निंग ज़्यादा है, मतलब वहाँ से आप NMR या किसी भी कोर्स का जो इस तरह काम करके साइमुलेशन बेस्ड, देन आप अपने रियल काम में आते हैं तो आपको बड़ी आसानी होती है। अब यहाँ एक और भी मसला है कि जो स्टूडेंट है वो MS PhD में आके पहली दफ़ा सुनते हैं जो है मतलब इसकी जब XRD तो वो करवा लेते हैं, मतलब यहाँ कोलैबोरेशन की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा, आपका XRD हो गया कोलैबोरेशन बेस्ड, वो जी आपको ग्राफ दे देते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स की इतनी इनएबिलिटी होती है, और इसमें HEC का रोल है और यूनिवर्सिटीज़ का, स्टूडेंट के एंड पे नहीं है कि वो स्टूडेंट जो है वो अपना जो ग्राफ है वो XRD जो पैटर्न है उसे वो लेके फिर रहा होता है, यार मुझे इसे इंटरप्रेट कर दो, ठीक है, मुझे फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम निकाल दो, तो मुझे ये बता दो इसका जो ब्रैग एंगल है इस वाली मेरी पीक का ये कहाँ से निकलेगा। अब उस केस में तो ये यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम है और HEC का, कि अगर उस स्टूडेंट ने मटेरियल्स पे काम करना था, आगे XRD पे काम करना था, तो उसके MS या PhD के कोर्स में एक ऐसा कोर्स वर्क होता, उस कोर्स वर्क में सॉरी एक ऐसा कोर्स होता है जो इंस्ट्रूमेंटेशन पे होता है, और इन डेप्थ इंस्ट्रूमेंटेशन के वहाँ जो स्पेक्ट्रा इंटरप्रिटेशन है, उसके जो पैटर्न इंटरप्रिटेशन है उस पर मतलब उसे वो बताया जाता, उसे वो थ्योरेटिकली पहले समझाया जाता। तो इसी तरह बाकी सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान में दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है कि आपकी शादी के पार्टनर से ज़्यादा आपको सुपरवाइज़र जो है उसको उसकी नेचर पे आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जितना आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए सर्च आउट करते हैं ना, उतना ही यहाँ पाकिस्तान में अगर आपने परसू करनी है हायर स्टडीज़, तो वहाँ उसमें आपको अपने उसके लिए बहुत ज़्यादा सर्च आउट करने की ज़रूरत है कि उसके लिंक्स कैसे हैं, वो नेचर वाइज कैसा है। जैसे यहाँ स्टूडेंट के एंड पे है कि वो रिसर्च करके सुपरवाइजर को सिलेक्ट करे, वो बाय नेचर कैसा है, वो किस हद तक कोलैबोरेटिव है, वो स्टूडेंट के साथ किस हद तक जा सकता है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को किस हद तक वो पैनिक करता है, ठीक है। तीसरा इसमें यहाँ जो चीज़ है ये स्टूडेंट के एंड पे है कि आप PhD कर रहे हैं, कल को आपने प्रोफेशनल लाइफ में चले जाना है 2, 3, 4 या 5 साल बाद, ठीक है। तो उसमें आपने खुद भी अपना एम्पायर बिल्ड करना है, रिसर्च एम्पायर, ठीक है। तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए मेरी यूनिवर्सिटीज़ में, मेरी इधर उधर यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ कहाँ हर जगह पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ये तो मतलब मैं वहाँ मतलब अब ये मेरे एंड पे है। अब उसमें आगे क्या होता है कि मैं अपने सुपरवाइज़र को रिसोर्स जाके बताता हूँ, अब फिर आगे उसके लिंक्स हैं, मतलब वो उनके साथ मैनेज करते हैं कि मैं उनके साथ उनको मतलब हमने किस हद तक कंट्रीब्यूशन देनी है, उनके साथ हमने रिसर्च कोलैबोरेशन किस बेसिस पे डेवलप करनी है। अब ये वाला पार्ट मेरे सुपरवाइजर का, तो इसमें ये है, मैंने वो मेरी पहली बात काउंट करती है कि अब आपने उसको रखने से पहले आपने उसके बारे में रिसर्च की है या नहीं की। अपनी रिसर्च से पहले अपने सुपरवाइजर की रिसर्च जरूरी है यहाँ पाकिस्तान में, डाउट मैं इस फैक्टर को डिनाई नहीं करता। जैसे यहाँ पाकिस्तान में कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये अब ये चीज़ है कि हमें ओवरऑल एक कम्युनिटी के तौर पे मॉरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ जो है वो सॉफ्टली बिहेव करें, हमारा सपोर्टिव नेचर हो, ठीक है, इरिटेटिंग नेचर ना हो, हमारा एक सपोर्टिंग नेचर हो, और हम ये सोचें कि हमने अपनी साइंस की डेवलपमेंट से पाकिस्तान की डेवलपमेंट की तरफ जाना है, अपने पाकिस्तान का नाम, अपने कंट्री का नाम ऊंचा लेके जाना है, और हमने ओवरऑल साइंस की डेवलपमेंट में पाकिस्तान की तरफ से जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका कंट्रीब्यूशन देना है, हमने अपनी रिकॉग्निशन करवानी है वर्ल्ड वाइड। तो ये मतलब हमारी ये मॉरल डेवलपमेंट है, तो ये चीज़ें हैं, इनके ये सॉल्यूशंस हैं। बाकी स्टूडेंट को खुद भी मतलब ना अपने साथ साथ, क्योंकि जो एक शख्स PhD कर रहा है इस रात, कल को वो या कहीं रिसर्च ऑफिसर जाएगा, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाता है, वो रिसर्च सेंटर्स में जाता है, या वो यूनिवर्सिटीज़ में जाता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में क्योंकि हर फैसिलिटी एक रूफ में मौजूद नहीं है, तो आपको थोड़ा सा वो होना पड़ता है सोशल, तो आपको अपने स्टूडेंट लेवल पे ही अपने लिंक्स जनरेट करने चाहिए। जैसे कि यासिर ने सबसे पहले बात की है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा
कि सबसे पहले सुपरवाइज़र जो है वो आपका बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए। आपको सुपरवाइज़र के नेचर के बारे में देखना चाहिए कि वो सपोर्टिव है, आपको डिस्करेज कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, या फिर वो आपको किस तरह से लेके चल रहा है। तो ऐसा सुपरवाइज़र सेलेक्ट करना चाहिए जो कि आपको सपोर्ट करे, आपको इनकरेज करे, आपको कभी भी डिस्करेज ना करे। इसके बाद दूसरी जो बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा वो बेसिकली ये है कि जो आपने जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है, आपका बेसिकली जो फोकस है वो रिसर्च पेपर पब्लिश करने पे नहीं होना चाहिए। बेसिकली रिसर्च पेपर पब्लिश करना आपका करियर नहीं है। रिसर्च पे पब्लिश आप जब कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पेपर्स पब्लिश कर लेते हैं, वो आपको पैसे नहीं देते। बेसिकली आपने क्या करना है कि आप बेसिकली अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं लाइफ में। तो आप अपने सब्जेक्ट के अंदर नेचुरल साइंसेज में या केमिस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो आपका क्या रोल है इस साइंस में दूसरे लोगों की लाइफ के अंदर। तो हम सुनते थे अपने बड़ों से कि कोई फैमिली में या इर्द गिर्द कोई बीए पास कर लेता था तो उसका बड़ा नाम होता था। तो वो ज़माना था, तब बीए पास का भी जो है ना बड़ा नाम होता था। लेकिन आज वो वक्त भी है कि पीएचडी इतनी कॉमन हो गई है कि आपको पाकिस्तान में जो है ना बहुत से स्टूडेंट्स मोटिवेटेड नज़र आते हैं। हर कोई पीएचडी करना चाहता है, रिसर्च में आना चाहता है। तो इंशाल्लाह मैं तो बहुत अच्छा पाकिस्तान का फ्यूचर देखती हूँ रिसर्च में। स्पेशली मैंने तो यहाँ पे रिसर्च के लोग देखे हैं, सारों की पॉजिटिव थिंकिंग है। और एक जो मेरा अपना मानना ये है कि हमने जो कमियां जो जिन सुपरवाइजर की हम बात कर रहे हैं, जो कमियां हमने उनमें देखी, स्पेशली जो मैंने देखी है कोलैबोरेशन की, तो मैं इंशाल्लाह मेरी जैसे डिग्री कंटिन्यू है, मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड, जो मेरी फील्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है लेकिन रेलिवेंट होता है, उन लोगों से कांटेक्ट में रहती हूँ। उनसे हमें इस अभी जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना, तो उससे पहले ही हमें उनके साथ अच्छे कॉन्टेक्ट्स बना के रखने चाहिए, इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए कि हमने जो चीज़ें फेस की अपने टेन्योर में एज अ स्टूडेंट, जब हम लोग प्रोफेसरशिप पे आएंगे तो हमने इन चीज़ों को कंसिडर करना है, हमें कोलैबोरेशन करनी है, हमें कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, हमें जो चीज़ें नहीं मिली हैं वो हमने जो है अब हमारे अंडर जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको हमने जो है ना अच्छा एक एटमोसफेयर प्रोवाइड करना है। तो इंशाल्लाह सारे यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं। मोस्टली मैं भी जितने स्टूडेंट से बात करती हूँ तो हर कोई अपनी कंट्री के लिए, हम लोग यहाँ पे जो बेसिकली पहुँचे फॉरेन कंट्री में, वो हम पाकिस्तान की ही पैदावार हैं। तो इंशाल्लाह हम लोगों ने वापस वहाँ ही जाना है, हमने पाकिस्तान की रिसर्च को ऊपर लेके आना है। वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान भी टॉप कंट्रीज ऑफ रिसर्च में आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अना, थैंक यू। मोहम्मद यासिर, प्लीज़ आप भी बताइएगा, कुछ अपने व्यूज़ दीजिएगा कि फ्यूचर आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में रिसर्च के हवाले से। बहुत ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान में रिसर्च का। जैसे अगर आप लास्ट 2 डिकेड्स को देख लें तो चीज़ों को कह लें कि डेवलप्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी जो पहले बहुत सारे फैक्टर ऐसे थे जो अब काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुके हुए हैं। आप अगर इन चीज़ों को देखें तो ये देखें चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं कि पीएचडी स्कॉलर और एमफिल तो बहुत सारे हैं और पीएचडी भी बहुत सारे हैं जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि इन स्कूलों की पहले क्या हालात होते थे, इन स्कूलों को क्या समझा जाता था, हम भी इन स्कूलों से पढ़ के आगे निकले हैं। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। आज आपको अच्छा स्टाफ मिलता है, क्वालिफाइड स्टाफ मिलता है, वेल मैनर्ड और क्वालिफाइड, और कह लें कि हर लिहाज से वो बेस्ट स्टाफ होता है जो किसी भी स्कूल के अंदर आप देख लें। सेम इसी तरह जैसे हमारा जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है, ऑब्वियसली इसने डेवलप करना थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, लेकिन अभी तक अगर इसमें देखा जाए तो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है। और मजीद फर्दर इसके अंदर जो भी कमियां कुताहियां हैं वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आएगी इसके अंदर। ऑब्वियसली आप जैसे, हम जैसे यंग स्कॉलर्स, ठीक है, जब आगे आएंगे सर्व करेंगे और जो कोई कमी कुताही पहले पीछे रह गई है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर जो है वो मजीद रिसर्च के हवाले से अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मजीद जो है वो बेहतर होंगी। आप देख लें, आप लोग उस वक्त पहले होता था कि आपका फोकस होता था कि रिपब्लिकेशन आ जाए जल्दी से। अब हमारा ये लेवल है, हम एज अ स्कॉलर काम कर रहे हैं तो हमारा ये लेवल होता है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई कह लें कि इनोवेटिव काम करना है और ऐसा काम करना है जो इम्पैक्टेड हो, हाई इम्पैक्टेड हो, जिसकी मेन ज़रूरत है हमें। और हमने वो प्रॉब्लम्स को ड्रेस करना है जिनकी बेसिक ज़रूरत है, जो हमारी ह्यूमैनिटीज़ को, जो हमारे माशरे को, जो हमारी सोसाइटी को की जो प्रॉब्लम्स है हम उनको ड्रेस करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये आज देख लें आप, जितनी भी रिसर्च हो रही है इन फील्ड्स में, साइंस फील्ड में, फिजिक्स है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे बायो है, चाहे जोलॉजी है, तो आप देखें वो टोटली प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। फ्यूचर जो है पाकिस्तान में रिसर्च का
वो इस लिहाज से तो ब्राइट है कि हमारी जो अब लैब्स हैं और हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, लेकिन उसमें ये है कि अब हमें साथ साथ कुछ 2-4 और चीज़ें उनको भी ठीक करना होगा। एक ये है कि यूनिवर्सिटीज़ और HEC को नई पॉलिसीज़ कुछ बनानी पड़ेंगी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, रिसर्च की जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और उसमें यह है कि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है और प्लस एकेडेमिया, इन दोनों का आपस में लिंकेज भी होना ज़रूरी है, ताकि जो पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ से पास आउट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मतलब पाकिस्तान में उनका जो एंड पॉइंट रह जाता है कुछ 2-4 सिर्फ पाकिस्तान में आपको पता है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, PCSIR है, एटॉमिक एनर्जी है, PFSA है, टोटल गिनती में 5-6 हैं। इसके अलावा सिर्फ उनका जो एंड पॉइंट होता है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ऐसे ना हो, मतलब ये है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इतना डेवलप्ड हो कि वहाँ R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक सेक्शन हो हर इंडस्ट्री में, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है या सीमेंट इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, ताकि जो पढ़े लिखे यंग रिसर्चर्स हैं वो इंडस्ट्री में भी जाएं और वहाँ जाके जो हमारा डायरेक्ट जो इंडस्ट्री का फिर आगे कंज्यूमर्स के साथ ताल्लुक है, हमारी प्रोडक्ट्स बनती हैं तो वो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हों, प्रोडक्ट्स में इनोवेशन है, प्रोडक्ट्स की जो है उनकी जो मतलब किसी भी तरह की जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हमारी जो डेवलपमेंट आए, ठीक है। हमारे पास एडवांस और ह्यूमन जो लेयर की जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं उनमें मतलब हमें और आसाइश और आसानी और जो कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मिल सकें। तो ये हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गैप है कि इंडस्ट्री और जो एकेडेमिया उसका लिंक नहीं है मौजूद। तो हमारे और उसमें फिर आगे यूनिवर्सिटी का ये रोल है कि हमें जो रिसर्चर्स हैं हमारे वो रियल लाइफ सिचुएशंस पे या रियल प्रॉब्लम्स पे, वो जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं वो उन प्रोजेक्ट्स पे काम करें, ताकि ये कि इंडस्ट्री को भी ये गैप ना मौजूद हो कि ये बंदा तो सिर्फ इसकी डिग्री साइंसेज में है लेकिन ये तो हमसे रेलिवेंट ही नहीं है, या ये हमारा जो इंडस्ट्री का जो रिसर्च प्रॉब्लम है उस पर तो आगे काम ही नहीं कर सकता, हम इसे क्यों रखें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये गैप थोड़ा सा ख़त्म हो यूनिवर्सिटीज़ के एंड पे भी और इंडस्ट्री के एंड पे भी। इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों का आपस में कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस में देखा जाए, हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक हॉस्पिटल होता है जहाँ पे लास्ट ईयर में एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसी तरह से मैं भी ये चाहूँगा कि अगर एक इंडस्ट्री है और वो यूनिवर्सिटी के साथ एक इंडस्ट्री बना दी जाए तो इट्स मीन कि वो ये भी लाजमी करार दिया जाए कि अगर एक बच्चे ने डिग्री कर ली है, MPhil कर लिया या बैचलर कर लिया, तो वो 1 साल वहाँ पे प्रैक्टिस करे, ताकि वो जो चीज़ें मतलब वहाँ पे आए, एकेडमी और जो इंडस्ट्री है उन दोनों का आपस में अच्छा कोलैबोरेशन हो सके। दूसरा, मैंने ये बहुत ज़्यादा फील किया कि अगर कोई फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री वाले को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कभी भी यूनिवर्सिटी में आके किसी प्रोफेसर से या किसी मतलब स्टूडेंट से या किसी से ये मतलब कभी भी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करेगा कि अच्छा जी मेरी प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट है तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं या स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को सॉल्व करें। या फिर अगर कोई प्रोफेसर नई चीज़ बनाता है तो वो अगर इंडस्ट्री में जाके कहता है कि ये मेरी चीज़ है, इस प्रोडक्ट को बनाएं और आगे इसको मार्केट में लॉन्च करें, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसमैन है वो कभी भी ये चीज़ नहीं चाहता कि मैं जो पुरानी प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसको चेंज करके तो मैं ये इस पर नया पैसा लगाऊं, नया खर्चा लगा के इसको इस तरह से करूं। तो मेरे ख्याल से दोनों में कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि एकेडमिया और जो इंडस्ट्री है दोनों ही डेवलप कर सके। और इंशाल्लाह अगर मैं ये चीज़ पाकिस्तान का फ्यूचर के बारे में बताऊं तो हमारी जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जैसे लम्स है, नस्ट है, मैंने ये सुना है कि लम्स जो है वो नेचुरल साइंसेज मैथमेटिक्स में टॉप 10 में भी है। तो आने वाले फ्यूचर में हमारे स्टूडेंट्स इतने टैलेंटेड हैं, हमारे प्रोफेसर सुपरवाइजर्स इतने टैलेंटेड हैं कि वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ को कम्पीट कर सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। होपफुली जितने लोग इसको सुन रहे थे और जो सुन रहे होंगे उनको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि पाकिस्तान में रिसर्च में स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और हम जैसे स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करके आते हैं, हम लोगों जो उसको टैकल करते हैं, जो विद इन हमारे हैंड में होता है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट है जो वो कहते हैं ना कि आपको सब कुछ आसान नहीं मिलता, बहुत कुछ आपको करना पड़ता है और मुश्किलें आती हैं तभी आप सीख पाती हैं। तो जिस चीज़ हमें मुश्किलें भी फेस करनी पड़ी लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा। तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे इनकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च फोकस्ड हैं, जो मोटिवेशन रखते हैं कि हम उन्हें रिसर्च में आगे जाना है, रिसर्च की फील्ड को चूज़ करना है, तो उनको काफ़ी हमारी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। जो भी लोग सुन रहे हैं, आप सब जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया, सुनने वालों का बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह हाफ़िज़।